Hey everyone, this is Preetika. Welcome back to my YouTube channel Study with Preetika. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की NCERT की साइंस की बुक का 11 चैप्टर विच इज़ आर फोर्स एंड प्रेशर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। तो फर्स्टली फोर्स क्या होता है। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का लगाना और पुल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, एक फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है, तो अगर आप उसको धक्का लगा रहे हो तब भी फोर्स लग रही है, अगर आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो तब भी फोर्स लग रही है। जो फोर्स है वो हमारे डेली लाइवलीहुड के अंदर यूज़ तो होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारे डोर को क्लोज ओपन कर रहे हैं, या फिर हमारे साइकिल के पैडल्स को, जब हम साइकिल चलाते हैं पैडल्स को करते हैं ना, गोल गोल घुमाते हैं, तब भी जो फोर्स है मतलब हर एक चीज़ के अंदर फोर्स तो लगती ही लगती है। तो फिर आगे की हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन विच मीन्स, और फिजिक्स के अंदर इंटरेक्शन का मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्शन। यहाँ पे आपको गिवन है फोर्सेस आर ड्यू टू द इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है कि किसी भी फोर्स को लगाने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर एक बॉय है और एक बॉल है, और फिर वो बॉय है जो बॉल को पुश कर पा रहा है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स जो है फोर्स के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे एक ए पर्सन खड़ा है, यहाँ पे बी पर्सन खड़ा है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ए वाली जगह पर एक कार खड़ी है और बी वाली जगह के ऊपर एक मैन खड़ा है। तो यहाँ पे कार जो स्टेशनरी कार है, विच मीन्स जो कार है वो ख़राब हो रही है, और यहाँ पे ऐसी मैन खड़ा है, तो क्या कोई फोर्स लगेगी? वो दोनों अपने अपनी जगह पर खड़े हैं, कुछ हिल नहीं रहा है, फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। बट इन द सेकंड केस, जो बी वाला मैन है वो ए वाली कार को धक्का मार रहा है, फिर से कार चलने लग गई, तो तब जो है फोर्स लगी, हाँ, क्योंकि उसने पुशिंग किया। तो इसलिए फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए और तब जो है फोर्स आपकी लगेगी। तभी हमने पढ़ लिया फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। आपको बुक के अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे कि ये देखिए ये वो एग्जांपल जो मैंने को दी है कि देखिए इसके अंदर क्या है, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोनों, ये भी अपनी कार खड़ी है, ये मैन भी अपना खड़ा है, बट सेकंड एक्शन के अंदर क्या है, ये इसको पुश कर रहा है, यानी कि धक्का लगा रहा है, तब जो फोर्स आपकी लगेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट दी फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने कहा मुझे कि मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मैं कहूँगी आपकी हाइट अच्छी है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कितनी आपकी हाइट है? फिर आपने कहा जो ठीक है मेरी हाइट जो है 6 है, तो मैं मुझे फिर भी नहीं समझ में, मैं पूछूँगी 6 कितनी, 6 मीटर, सेंटीमीटर, फीट। जब तक आप मुझे यूनिट नहीं बताओगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा ना। जब आपने कह दिया कि हाँ मेरी हाइट जो 6 फीट है, देन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है आपकी हाइट जो 6 फीट है। तो वैसे ही फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि फोर्स को समझने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को समझने के लिए तो हम उसका ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं जो होता है न्यूटन। मैं आपको और समझाती हूँ इसको थोड़ा सा डिफाइन कर कर। वैसे ही अभी किसी बॉक्स है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो अभी आपको नहीं पता कि उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, तो इसीलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एन, विच मीन्स न्यूटन। वैसे ही जैसे कि हाइट को एक्सप्रेस करने के लिए आपने फीट कुछ यूज़ किया, मुझे फीट से समझ में आया कि ठीक है 6 फीट है। वैसे ही अगर किसी चीज़ बॉक्स के ऊपर 10 फोर्स लग रही है, अगर जब मुझे कहते हैं कि 10 फोर्स लग रही है, मुझे समझ में नहीं आएगा। जब आपने कह दिया कि 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, देन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि 10 न्यूटन जो आपकी फोर्सफुल लग रही है। तो वैसे ही फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि फोर्स क्या कर सकती है। फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको मूव कर सकते हैं। आप स्टेशनरी से वो वाला मतलब नहीं लेना आपको, पेंसिल रेजर शार्पनर। स्टेशनरी मीन्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होता है उसको हिलाने में हेल्प करती है, पुश पुलिंग के अंदर। फिर फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, फोर्स किसी चीज़ की स्पीड को रोक सकती है, फोर्स किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, फोर्स किसी चीज़ की शेप एंड साइज़ को चेंज कर सकती है। शेप एंड साइज जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको आप जो है पुलिंग करोगे तो बस खुल जाएगी, तो इस तरह से उसकी शेप साइज चेंज हुआ।
तो ये सारे हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस: मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्टली जो मस्कुलर फोर्स आपकी, हाँ, वो मसल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जिसके अंदर ऐसी फोर्स लगेगी जिसके अंदर आपके मसल्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, है ना, तब आपके मसल्स का यूज़ हुआ, तब मस्कुलर फोर्स आपकी लगी। देन फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर क्या होता है? द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी अवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका बहुत सारे यूज़ होता है हमारे डेली लाइवलीहुड्स के अंदर। अब जैसे कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी चीज़ को मूव कर पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही हम जो है लिख पा रहे हैं। बाकी मोर अबाउट द फ्रिक्शन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, विच इज़ आर 12th चैप्टर। देन हम पढ़ेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मैग्नेट विच मीन्स चुंबक। अब जैसे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट से लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ए पोजीशन के ऊपर खड़ा है आपका एक कोई आयरन का मटेरियल है और बी पोजीशन के ऊपर आपका मैग्नेट की चुंबक, तब जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि जो मैग्नेट है उसकी आयरन की चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा, तब जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ना आपके जो हेयर्स, इसके ऊपर ऑयलिंग लगाई हुई, आपने ऑयलिंग की हुई अपनी हेयर्स के अंदर, फिर अगर आप उसको जब कॉम्ब करोगे ना, कॉम्ब करने के बाद आप देखोगे अगर आप टीनी टीनी पेपर के पीसेस को उसके पास लेकर आओगे तो आप जो पेपर के पीसेस को वो चिपक जाएंगे कॉम्ब के ऊपर। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो मैंने एग्जाम्पल इसके अंदर क्या हुआ था, जो कॉम्ब था, जब हमने ऑयलिंग किए हुए एयर्स के ऊपर जो कॉम्ब को यूज़ किया, तो जो हमारा कॉम्ब था इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया कॉम्ब हमारा, फिर जो पेपर थे फिर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो उसके ऊपर चिपकने लग जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल के फोर्स के बारे में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसका जो आइडिया था वो दिया था इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नेम था इसैक न्यूटन ने। इसने देखा था कि जब एक ट्री था उसके नीचे जो एप्पल था उससे गिरता है, वो नीचे आकर गिर जाता है, हमारे फ्लोर के ऊपर गिरता है, देखते कि वो तो हवा में नहीं रहा तो नीचे आ गया, तब जो ग्रेविटी का आइडिया आता है वहाँ से। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स द पुल एक्सर्ट्स बाय ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जैसे कि अगर ग्रेविटी ना होती, हमने कोई बॉल उछाली, फिर जो बॉल है जब हमने ऐसे किक किया बॉल को, जो किक करने के बाद जो बॉल है हमारी वो ऊपर ही रहती, नीचे ना आती। अगर ग्रेविटी की वजह से जो कोई भी चीज़ धरती के ऊपर आ रही, धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, अगर ग्रेविटी ना होती तो धरती के ऊपर नहीं रहते, हम ऊपर उड़ रहे होते हवा के अंदर ही बिना ग्रेविटी के। तो फिर हम रीड करेंगे अबाउट दी प्रेशर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बताया फोर्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर होता है, प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगती है तब जो प्रेशर आपका प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है उसका जो एसआई यूनिट था वो तो था एन, विच मीन्स न्यूटन। तो फिर प्रेशर का जो फॉर्मूला हम जिसकी हेल्प से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, विच मीन्स फोर्स एक्टिंग अपॉन एन एरिया। और जो ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का वो होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। आप इसको ओनली पास्कल भी कह सकते हो। पास्कल को आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो पी। अभी प्रेशर का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आप लगा लो एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल के अंदर क्या है, जो वुमेन उसकी पेंसिल हील्स हैं, नीचे एक हैंड है, लगा लो एक आपका हैंड है, और ऊपर है मैन, जो मैंस की जो है उसकी वाइट हील्स हैं, एक पर्सन की उसकी जो वाइट हील्स है, तो किसका जो है प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी कि किसका जो भार है वो ज़्यादा होगा, वुमेन का या फिर मैन का। ऑब्वियस बात है वुमेन का जो है प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो पेंसिल हील है उसका एरिया तो कम है, तो अगर एरिया जिस चीज़ का कम होगा आपको उसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वेयरएज जो मैन है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है तो प्रेशर जो है कम लगेगा। वैसे ही आपने देखा होगा, जो हमारे आपने कभी सोचा भी होगा कि जो हमारे स्कूल बैग्स हैं उसके जो हमारे स्ट्राइप्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा वाइट क्यों होती है? वो छोटी भी तो हो सकती है ना, थिन भी हो सकती है, वो इतनी ज़्यादा वाइट क्यों है?
तो उसका रीज़न यही है क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारा एरिया ज़्यादा हो गया, फिर जो प्रेशर कम लगेगा, ज़्यादा बुक्स का भार हमारे ऊपर कम पड़ेगा। अगर उसी की जगह पर जो स्ट्रैप्स हैं वो पतली हों, वाइड ना हो, तब जो हमारे को प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और जो हमारे कंधे हैं वो दुखने लग जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है वाइड स्ट्रैप्स दी जाती हैं हमारे स्कूल बैग्स के साथ। और जिस क्लॉथ के मटेरियल से बनाई जाती हैं वो स्ट्राइप्स, वो क्लॉथ होता है कैनवस। तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर प्रेशर के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ी सी चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी है, तो अभी चलिए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फोर्स, अ पुश और अ पुल। एक्शंस लाइक पिकिंग, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually results in some kind of change in the state of motion of an object. Can these terms be replaced with one or more items? Let us find out. मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया बिकॉज ये जो यहाँ पर जो भी पोर्शन है सारा आप सिर्फ क्वेश्चन ही अराइज किए हैं जो कि हमने 7th क्लास के अंदर ऑलरेडी किए हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर कर दूँ जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड्स। तो फर्स्टली आपको जो वर्ड दिया गया है वो आपका पिकिंग। पिकिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को उठाना। ओपनिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को खोलना। शटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को बंद करना। किकिंग मीन्स होता है जैसे कि आप जो बॉल है उसको आप किक कर रहे हो, लाइक दिस। हिटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को बंद करना, हिट करना हम कह देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग। लिफ्टिंग मीन्स किसी चीज़ को उठाना। देन फ्लिकिंग। फ्लिकिंग मीन्स अभी जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लिकिंग की एग्जाम्पल दी गई है। ये आप देख सकते हैं हॉकी प्लेयर है, वो जो बॉल है उसको फ्लिक कर रहा है, यानी कि मारा है दूसरी साइड के ऊपर। तो ये सार जो आगे आपका पुशिंग एंड पुलिंग। पुशिंग यानी कि किसी चीज़ को धक्का लगाना, पुलिंग यानी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। तो ये बहुत सारे आपको टास्क के नेम गिवन। इसके अलावा आप और टास्क लिख सकते हो, जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेचिंग हो गया, जैसे आप जो रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करते हो। ट्विस्टिंग हो गया आपका, प्रेसिंग हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे जो टास्क हैं इन सभी को हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी के अंदर करते ही हैं। तो जो फोर्स आपकी वो लगती है। तो आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स के बारे में बताती हूँ। जैसे कि ए वाले एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, जो गोल कीपर है वो क्या कर रहा है, गोल कर रहा है, किस तरह से वो उस बॉल को पुश कर रहा है। सेकंड के अंदर क्या है, ये जो हॉकी प्लेयर है ये फ्लिकिंग का काम कर रहा है। एंड थर्ड के अंदर केस के अंदर क्या रहा है, जो फील्डर है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है। तो तीनों किसी के अंदर जो फोर्स है आपकी वो लगी है। Do you notice that each of the actions can be grouped as a push or pull or both? ये जो आपको गिवन है ना, आपको पूरा के पूरा बॉक्स गिवन है, तो आपको फर्स्टली इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। आपको उसको कंप्लीट ऐसे करोगे कि ना, पहले हम इस बॉक्स को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर ना आपको गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एक्शन के अंदर पुशिंग हो रही है, पुलिंग, पिकिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको सारे जो है एक्शंस गिवन है जो हो रहे हैं। इसकी मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल। जब आपको ये बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, जब आप उसको हिलाओगे तब क्या होगा, आप उसको पुश करोगे तब उसको धक्का दोगे, या आप उसको अपनी तरफ खींचोगे, या आप उसको उठाओगे। लिफ्टिंग भी कर सकते हो। और एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, पुश होगा उसके अंदर येस होगा, पुल होगा येस होगा। तो इसी तरह से आप इनको सभी जो आपके बच गए 1 2 3 4 5 6 आपके रोड लेफ्ट हो गए इसके बाद, तो आपको 6 के 6 को फुलफिल कर लेना है। आपको यहाँ से ढूंढकर जो एक्शन लग रहा है वो आपको लिख देना है। आपको 4 बॉक्सेस गिवन है टोटल, एंड आपको बताना है अगर पुश एंड पुलिंग होता है तो यस यस कर देना है, अगर नहीं होगा तो आपको नो कर देना है। तो ये अगर आप इसको कर लोगे फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आस्क किए कि आप इनके आंसर ढूंढ लोगे। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि पुशिंग एंड पुलिंग को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पेटेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। कहते कब फोर्स लगती है, चलिए हम उसको फाइंड करते हैं। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़े से पहले ही बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेक्शन का फिजिक्स के अंदर मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्शन। इंटरेक्शन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए थोड़ा सा भी हम इसको बुक से भी रीड कर लेते हैं। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू दिस हिज प्रेजेंस? सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार,
That is, he applies a force on it. The car may begin to move in the ये देखिए ए वाली एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, एक कार खड़ी है, पीछे एक मैन खड़ा है। जब तक ये मैन इस कार को पुश नहीं करेगा तब तक क्या स्टेशनरी कार होता है, मतलब जो कार रुकी हुई होती है, तब तक ये कार करेगी मूव। विल दी कार कहते हैं मूव करेगी, इसके पेंस के अंदर नहीं करेगी। अब इसको कोई नो नहीं करेगी। फिर कहते हैं अब सपोज करो सेकंड केस के अंदर क्या, और जो मैन इस कार को धक्का लगाने लग गया, तब कार मूव करेगी, तब कार जो मूव आपकी करेगी, क्योंकि अब जो फोर्स वो लगा रहा है। फिगर 11.3 ये आपको गिवन है। फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? Both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other. तो देखिए फिगर 11.3 वाली ए के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो दो गर्ल्स हैं तो ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही हैं, दीज गर्ल्स आर इंटरेक्टिंग एंड अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर। क्या कर रही है, एक दूसरे को पुश कर रही है, धक्का लगा रही है। इस केस के अंदर ये देखिए ये दोनों एक तरह से लड़ाई कर रही है, इसको धक्का लगा रही है, इसको धक्का लगा रही है। बट बी केस के अंदर क्या हो रही है, जो है अपन कीक लिख पा रहे हैं ना, गोल गोल घूम रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये देखिए इस फर्स्ट वाली गर्ल इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, इसके अंदर क्या रहा है, फोर्स लग रही है। कब लग रही है, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड जो सी केस है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो मैन है ये काउ है, द मैन एंड काउ आर इंटरेक्टिंग एंड अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुलिंग ईच। इसके अंदर एक तो खींच रहे हैं। अब देखिए जो मैन है वो तो काउ को कह रहा है कि हाँ इसको खींच रहा है रस्सी से पकड़कर, पर अब जो काउ वो भी अपनी जगह पर खींचे, काउ भी उसको खींच रहा है कि हाँ मुझे तो नहीं हिलना, मैं तो यहीं पर हूँगी। तो दोनों ही खींच रहे हैं। देखो काउ मैन को अपनी तरफ खींच रहे हो, जो मैन है वो काउ को खींच रहे हैं, तो दोनों ही खींच रहे हैं। तो इनकी पुलिंग एक्शन लग रहा है। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into place. से कहते हैं हम ये कंक्लूजन निकाला हमने कि एटलीस्ट दो बंदों की ज़रूरत पड़ेगी ही फोर्स को लगाने के लिए। या सभी एग्जाम्पल को देख लीजिए, दो लोग थे, यहाँ पे दो लोग थे, यहाँ पे दो लोग थे, यहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ पर जब कोई एक्शन ही नहीं कर रहे हैं पुशिंग एंड पुलिंग, तो जो फोर्स है हमारी वो लगेगी ही नहीं। नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में। चूज अ हैवी, अभी हम एक्टिविटी को पढ़ेंगे। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। कैन यू मूव इट? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। इज इट ईजियर टू मूव इट नाउ? कैन यू एक्सप्लेन वाई? Now push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. Does the object move? If it does not the direction in which it moves, can you guess which one of you applying a larger force? Figure 11.4, two friends pushing a heavy load, A in the same direction, B in the opposite direction. तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। फर्स्ट केस के अंदर क्या हो रहा है, टू मैन पुशिंग अ हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन एंड मेकिंग इट मूव इजीली। और सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, टू मैन पुशिंग द हैवी बॉक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, द बॉक्स विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर पुश इज अप्लाइड। विच मीन्स दैट फर्स्ट के अंदर तो क्या हो रहा है, दोनों जो एक काफ़ी सारे हैवी बॉक्स आप लगा लीजिए, इसके अंदर क्या दोनों जो बॉयज है वो एक ही डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आपको जो बॉक्स है वो आराम से हिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट हो गया, यानी कि एक पर्सन इधर का एक मैन इधर आ गया। तो फिर क्या हुआ, अगर तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा फिर तो इसकी तरफ आ जाएगा, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा फिर इसकी तरफ आ जाएगा, या फिर दोनों बराबर लगाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, किसी की तरफ नहीं लेगा। तो इसके अंदर जो बॉक्स है वो उसी की तरफ चल जाएगा जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इस जो फोर्स है इससे आपका बॉक्स ईजिली मूव हो जाएगा। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? तो जो टग ऑफ वॉर जो गेम होती है वो आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है इस गेम की, ये देखिए। In this game, two teams pull at a rope in opposite directions. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope similarly doesn't move. Is it not similar to the situation shown in figure 11.3b?
The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. What do these examples suggest about the nature of force? तो देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको क्या समझाया गया फोर्स के बारे में कि देखिए ये जो बचाले के इनके रोप है, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन खींच दी है, यहाँ पे 3 पर्सन आर देयर, 3 पर्सन आर देयर। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, अगर तो इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाई गर्ल्स वाली टीम ने, तो जो रोप है वो गर्ल्स की तरफ आ जाएगा, और अगर बॉयज़ ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉयज़ की तरफ चल जाएगा। तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये जो रोप है उसकी तरफ चल जाएगा, और वो जो टीम है उनकी विन हो जाएगी। और अगर क्या होगा, अगर ये ज़्यादा फोर्स इनकी तरफ जाएगा, ये ज़्यादा लगाएंगे इनकी तरफ जाएगा, और अगर ये दोनों ही टीम्स बराबर की फोर्स लगाएंगी फिर क्या होगा, फिर जो है वो रोप जो का मूव ही नहीं करेगा, अपनी जगह वो भी खड़ा रहेगा। Force is applied on an object in the same direction at to one another. Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same direction in activity 11.2. If the two forces acts in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2? When both of you were pushing the heavy boxes from opposite directions, recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope doesn't move in any direction. तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या आपसे क्वेश्चन एराइज किए गए हैं इन्हीं एक्टिविटीज़ में से, इसकी से यहाँ से और यहाँ से आपको ये समझाया गया है कि अगर तो दोनों जो 2 पर्सन है वो एक ही जगह से किसी चीज़ को मूव करेंगे तब तक वो आराम से हो जाएगी। और इसके अंदर क्या था, वो दोनों जो है अगर जो इसको ज़्यादा करेगा उसकी तरफ चल जाएगा बॉक्स, अगर ये ज़्यादा करेगा तो उसकी तरफ चल जाएगा, और दोनों ही इक्वल करेंगे तो किसी की तरफ नहीं जाएगा। और वैसे इस गेम के अंदर था, ये वाली टीम ज़्यादा करेगी तो इनकी तरफ आ जाएगा, और ये वाले करेंगे इनकी तरफ आएगा, और कोई अगर बराबर फोर्स लगेगी तो किसी की तरफ भी नहीं जाएगा। So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal in the। फिर हमने यहाँ से ये सीखा कि फोर्स जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है इनकी, मतलब एक टीम की ज़्यादा हो सकती है दूसरी की कम हो सकती है जो फोर्स है आपकी, या फिर बराबर भी हो सकती है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय अ मैग्नीट्यूड। जो किसी फोर्स की स्ट्रेंथ है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड से। तो जो मैंने आपको पहले भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जांपल से समझाया था मैग्नीट्यूड, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि अभी हम किसी भी पर्सन के बारे में बताते हैं कि हाँ आपकी हाइट 6 है, तो आपको 6 से नहीं समझ में आएगा कि हाँ 6 कितना है। अगर आपको बताओ कि मीटर सेंटीमीटर फीट तभी समझ में आएगा ना किसी को भी। तो अगर हम बता दें कि मेरा जो 6 फीट है वो समझ में आ जाएगा सबको। तो वैसे ही फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ कितनी फोर्स लग रही है, उसके लिए जिसका मैग्नीट्यूड है वो होता है n, विच मीन्स न्यूटन। और आप कह सकते हो कि जो ऐसा यूनिट फॉर द फोर्स इज कॉल्ड द n, विच मीन्स न्यूटन। We have also to specify the direction in which a force acts also. If the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. इस पैराग्राफ के अंदर आपको गिवन नहीं था कि जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, बट मैं आपको बता दी थी इसका जैसे यूनिट होता है न्यूटन ही होता है। Now 11.4, a force can change the state of motion. Let's read. Let us now find out what happens when a force acts on an object. कि जब हम पढ़ते हैं कि जब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगती है तब असल में होता क्या है। एक्टिविटी 11.3 को हम रीड करते हैं। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ concentrate floor. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is still moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? Next, place your palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as the moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? तो जो आप एग्जाम्पल है ना, अगर उसको ना प्रैक्टिकली करोगे तब उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। वैसे इसके अंदर ये बताया गया कि देखो जब आपने इस बॉल को एक
टेबल लेना है या फिर कोई भी चीज़ फ्लोर वगैरह, उसके ऊपर आपको बॉल को रख देना है, रबर की बॉल को। फिर जब आप उसको अपनी हैंड से मूव करवाओगे तब कितनी फोर्स कितनी लग रही है, ज़्यादा कम। फिर जब चलती चलती को फिर आप लगाओगे हैंड तब कितनी कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से आपको सभी इस तरह के क्वेश्चन ऐसे अराइज किए गए हैं आपसे। Now, you might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was zero. किसी बॉल को किक करने से पहले जो बॉल है, हिटिंग से पहले जो बॉल है उसकी स्पीड जीरो होती है, बट जब हम उसको हिट कर उसकी स्पीड है वो हो जाती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। सपोज द goalkeeper dives or jumps up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to zero. These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of the object. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. To move a tire fast, it has to be pushed rapidly. तो देखिए आपको यहाँ पर भी यही समझाया गया था। जैसे कि कोई पोल है, वो यहाँ पे खड़ी एक पॉइंट के ऊपर, जब उसको जो कोई भी जाना पर्सन है उसको किक करेगा तब जो है बॉल जो है हिटिंग से जो बॉल है वो मूव करेगी। और अगर थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, अब उसको फिर से उसकी जो स्पीड है वो एक पॉइंट के ऊपर जो उसकी फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी ना, बॉल की कम होगी। आप उसको फिर से हिट कर दे, फिर उसकी जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो फोर्स है उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर सारा ना आपको पेजेस के अंदर सिर्फ वही बताया गया, थोड़ी सी एग्जाम्पल से आपको फोर्स को समझाया। इस पेज के अंदर आपको यही किया, यहाँ पर भी आपको यही किया गया एंड यहाँ पर भी आपको वो एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से जो आपका मेन टॉपिक शुरू होगा अबाउट दी फोर्सेस के बारे में। Let us consider some more examples. In the game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to move a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more examples of this kind? A change is either the speed of an object or its direction of motion, or both is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. तो सारे आपको समझाया रहे, यहाँ पे आपको समझाया रहा अबाउट दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि किस तरह से जो फोर्स है क्या किस तरह से वो जो फोर्स है आपकी लगती है। भी यहाँ पर जो आपको एग्जांपल देगा को गेम ऑफ वॉलीबॉल से आपको समझाया जा रहा है। तो जैसे कि फोर्स वैसे हम बता थोड़े से इफेक्ट्स के बारे में। जब भी फोर्स के किस तरह से इफेक्ट्स लगते हैं, फोर्स जो है किसी भी यहाँ पे आपको समझाया, जब कोई भी चीज़ ज़ीरो स्पीड है उसकी रेस्ट के ऊपर है वो, तब अगर आप उसको पुश पुल कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तब जो है उसकी फोर्स है वो आपकी लग रही है। देन अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है। फोर्स किसी की स्पीड को चेंज कर सकती है। फोर्स जो आपके किसी चीज़ का शेप साइज को चेंज कर सकती है। शेप साइज को कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको जो पुल करोगे तब उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी। तो ये होता है आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो आपके यहाँ पे गिवन है स्टेट ऑफ मोशन। तो भी हम रीड करते हैं।
कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय उसकी स्पीड से और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, यानी कि जब कोई भी चीज़ रेस्ट के अंदर, कोई भी चीज़ रुकी हुई है, तब जो उसकी स्पीड है वो जीरो होती है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन, जब भी कोई चीज़ जो रेस्ट के अंदर है और आपका से मोशन के अंदर है तो उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। और अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एजेंट लगता है स्टेट ऑफ मोशन के अंदर, तो एजेंट होता है इसका फोर्स। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. It is common experience that many a time application of force doesn't result in a change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. अभी जैसे कि आप एग्जाम्पल वही समझाया गया है। अभी देखो, एक बॉक्स है आपके पास, उसका वेट जो है वो 90 kg का है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको सारा समझा दूंगी स्टेट ऑफ मोशन के बारे में। अभी यहाँ पे 90 kg का आपके ऊपर एक बॉक्स है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आ रहा है आपके पास और वो 90 kg के बॉक्स को धक्का लगा रहा है। पुशिंग तो वो पूरी कर रहा है, उसने पूरी जान लगा दी, बट बॉक्स जो है वो मूव नहीं किया। वाई, क्यों नहीं किया? रीज़न ये था कि जो बॉक्स जो बच्चा है, जो बॉक्स है आपका वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चा है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है वो कम है, इतना इनफ नहीं है कि आपको जो बॉक्स है वो मूव कर रह पाए। फिर क्या, और जो बच्चा है वो जाता है और अपना पापा को बुला कर ले आता है। जब उसके पापा मूव करते हैं इस बॉक्स को, तब वो बॉक्स है वो हिल जाते हैं, इधर से उधर हो जाता है। तो रीज़न क्या था? फोर्स तो बच्चे ने भी लगाई, उस बच्चे ने भी लगाई, लेकिन उसके पापा से, जो उसका पापा था उन्होंने इतनी जो फोर्स उसके ऊपर लगाई कि वो बॉक्स जो मूव कर गया। ये आपको यहाँ पर समझाया गया है। और अभी आपको एग्जाम्पल कहते हैं वॉल के, जिसकी दीवार है, वॉल है, आप उसके ऊपर कितना ही पुशिंग करो, कितना ही आप उसको धक्का लगा रहे हो, क्या आपकी वॉल मूव होती है? नहीं होती। नाउ ये जो आपको यहाँ पे गिवन है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन, कैसे शेप चेंज कर देती है फोर्स की। जैसे कि जो आप डो लगाते हो, आटा को गूंथते हो, तब देखो आप किस तरह से उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। आपके इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आपको इसको रीड कर लेना है एक्टिविटी को और फिर आपको आंसर्स को आपको दे देना है यहाँ पर। नाउ गाइस, जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 33 मिनट्स का हो गया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरियस डाउट देन यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो अभी तक इस 33 मिनट्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया अबाउट द फोर्स के बारे में। मैंने आपको थोड़ा बता दिया था कि कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो कि हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर करेंगे, यानी कि जो मैंने आपको बताई है तो आपका है पार्ट 1। अब इसके बाद जो चीज़ें हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे वो मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया है। इसके अलावा जो आज मैंने को पढ़ाया लाइन टू लाइन, वो हमने पढ़ा फोर्स और पुश और पुल, फिर हमने पढ़ा फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस को, देन अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ से। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे अंदर कवर करेंगे पांचों हमारी टाइप्स की फोर्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिर आगे उनको दो और के अंदर डिवाइड कर दिए टाइप्स होते हैं, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रेशर को पढ़ेंगे हम, इसके अंदर हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड आफ्टर दैट जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, एंड इसके जो लेफ्ट चीज़ें बच गई हैं उसे हम कर लेंगे पार्ट 2 के अंदर कवर। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। और अगर आप मेरे को बता चुकी हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल देन यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।